जैसे ही युवराज की कार सेंट थॉमस कॉलेज के गेट के पास पहुंचती है, एक लड़की अचानक से युवराज की कार के सामने आ जाती है। युवराज की कार पहले ही बहुत स्पीड में थी। सामने लड़की को देखकर युवराज तुरंत गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगाने के बाद भी युवराज की गाड़ी स्लिप कर जाती है और उस लड़की को कार से हल्की सी ठोकर लग जाती है। ठोकर लगने से वो लड़की रोड पर गिर जाती है। युवराज फौरन कार से बाहर निकलता है और भागते हुए उस लड़की के पास जाता है। वहां सुहानी को देखकर युवराज चौंक जाता है। उसे नहीं पता था कि जिस लड़की को उसकी कार से ठोकर लगी है वो कोई और नहीं बल्कि सुहानी है। आखिर क्या होगा इस एक्सीडेंट का अंजाम, और कौन था वो आदमी जिससे युवराज मिलने गया था? सुहानी जमीन पर पड़ी थी और उठने की कोशिश कर रही थी। सुहानी को इस हालत में देखकर युवराज परेशान हो जाता है। वो सुहानी के पास आकर अपने घुटने के बल बैठ जाता है। सुहानी, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? सुहानी सर उठाकर सामने देखती है। उसके सामने युवराज था। जब सुहानी को पता चलता है कि उसे कार से ठोकर मारने वाला युवराज है तो उसका गुस्सा गायब हो जाता है, वरना उसने तो सोच रखा था कि इस कार ड्राइवर को वो आसानी से जाने नहीं देगी। सुहानी के नजदीक जाते ही युवराज की नजर उसकी कलाई पर पड़ती है। नीचे गिरने से सुहानी की कलाई में चोट लग गई थी और उससे थोड़ा खून भी बह रहा था। युवराज सुहानी की छोटी सी चोट देखकर ऐसे परेशान हो जाता है जैसे उसका कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो। तुम्हें चोट लगी है और खून भी बह रहा है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। युवराज को ऐसे रेस्टलेस देखकर सुहानी कहती है, युवराज सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बस एक छोटी सी चोट है, आप परेशान मत होइए। अब युवराज थोड़ा शांत होता है। उसे एहसास होता है कि सुहानी उसके रिएक्शन को नोटिस कर रही है। वो सुहानी को देखकर अपने मन में कहता है, सुहानी की चोट से मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? युवराज जानता था कि पहले ही दिन से उसे सुहानी के साथ एक अलग कनेक्शन फील हो रहा था। वो जितना खुद को सुहानी के करीब जाने से रोकता, उतना ही उसकी तरफ खिंचा चला जाता था। दिनों दिन युवराज के लिए खुद को सुहानी से दूर रख पाना मुश्किल होता जा रहा था। सुहानी भी युवराज को ही देख रही थी। युवराज को देखते हुए वो अपने मन में कहती है, युवराज सर, जब आप उनसे प्यार ही नहीं करते तो आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? क्यों मेरी एक छोटी सी चोट आपको इतना परेशान कर रही है? पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आप झूठ बोलते हैं, कि आप मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते। कुछ देर पहले युवराज का मन बेचैन था। वो अब सुहानी की आंखों में देखते ही बिल्कुल शांत हो गया था। कुछ देर तक युवराज और सुहानी एक दूसरे को बस देखते रहते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे की आंखों में खो गए हैं। तभी वहां से एक तेज हॉर्न के साथ कार गुजरती है। कार की आवाज से युवराज अपने ख्यालों से बाहर आता है और सुहानी से अपनी नजरें हटा लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी भी होश में आती है। ये सिचुएशन अब उन दोनों के लिए ऑकवर्ड हो गई थी। युवराज को कुछ याद आता है और वो सुहानी का हाथ अपने हाथों में ले लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी हड़बड़ा जाती है। वो समझ नहीं पाती कि युवराज क्या करने की कोशिश कर रहा है। युवराज के हाथ में अपना हाथ होने पर वो थोड़ी नर्वस हो रही थी। रिलैक्स, मैं बस तुम्हारी चोट को देख रहा हूँ। सुहानी अब कुछ शांत हो जाती है। युवराज अपने एक हाथ से सुहानी का हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ को उसकी कलाई की चोट पर रखता है। ऐसा करके युवराज की नजर सुहानी के चेहरे पर जाती है, जो इस वक्त उसे ही देख रही थी। सुहानी का युवराज को इस तरह से देखना उसे और भी बेचैन कर देता है। युवराज अपनी नजरें फेर लेता है और सुहानी की उस चोट से अपना हाथ हटाता है। युवराज के हाथ हटाते ही सुहानी जब अपनी कलाई को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उसकी कलाई से वो चोट अब पूरी तरह से गायब हो गई थी। चोट तो दूर, अब वहां किसी खरोंच तक का निशान नहीं था। सुहानी हैरानी से एक बार अपने हाथ को तो एक बार युवराज को देखने लगती है। युवराज अभी भी सुहानी का हाथ थामे रोड पर घुटने के बल बैठा था। युवराज सुहानी की आंखों में देखकर कहता है, शिवी। युवराज के मुंह से शिवी सुनकर सुहानी को बहुत अजीब लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये नाम पहले भी कई बार सुना है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। सुहानी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये नाम इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। युवराज बड़े गौर से सुहानी के चेहरे पर आ रहे एक एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। सुहानी अपने दिमाग पर जोर देकर कुछ याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। युवराज और सुहानी ये बात भूल ही गए थे कि वो दोनों अभी भी रोड पर बैठे हैं और युवराज ने अभी भी सुहानी का हाथ पकड़ रखा है। उसी समय निशा वहां आ जाती है।
वो युवराज और सुहानी को रोड पे इस तरह बैठे देखकर चौंक जाती है। दोनों को इस तरह साथ में देखकर निशा उनके पास जाकर खांसने की एक्टिंग करती है। निशा के खांसने की आवाज सुनकर युवराज और सुहानी उसकी तरफ देखते हैं। निशा को देखते ही युवराज सुहानी का हाथ छोड़ देता है और वो दोनों खड़े हो जाते हैं। निशा उन दोनों को छेड़ते हुए कहती है, क्या मैं गलत वक्त पर आ गई? सुहानी और युवराज ये सुनकर काफी एम्बैरस हो रहे थे। सुहानी अब ब्लश कर रही थी, लेकिन युवराज अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए उठता है और अपनी कार में बैठकर कॉलेज कैंपस के अंदर चला जाता है। युवराज के वहां से चले जाने के बाद निशा शक भरी नजरों से सुहानी को देखने लगती है। सुहानी, सच सच बता, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना? निशा की बात सुनकर सुहानी हड़बड़ा जाती है। तू पागल है क्या? कुछ भी बोलती है। अच्छा, मैं पागल हूँ? अगर तुम दोनों के बीच कुछ चल नहीं रहा है तो तू इतना ब्लश क्यों कर रही है? सुहानी अपनी सफाई में कुछ कहने ही वाली थी, तभी वहाँ विवेक आ जाता है। थैंक गॉड, तुम दोनों यहीं मिल गए। आज रात 10 बजे रेडी रहना, हम उस सिंघानिया मेंशन में जाएंगे। देखते हैं वहाँ ऐसा क्या है जो वो अंकल हमें दिखाना चाहते हैं। विवेक सुहानी की तरफ देखता है। सुहानी, तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मेरे और निशा के पास ये रुद्राक्ष है तो हमें ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। निशा भी विवेक की बात से सहमत होकर फिक्र भरी नजरों से सुहानी को देखने लगती है। तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इधर अर्णव की कार पुलिस स्टेशन में आकर रुकती है। कार से उतरकर अर्णव पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। उसके पुलिस स्टेशन में एंटर करते ही सभी लोग खड़े हो जाते हैं। अर्णव इंस्पेक्टर शर्मा के ऑफिस के अंदर आ जाता है। अंदर आकर वो देखता है कि इंस्पेक्टर शर्मा के सामने टेबल पर बहुत सारी फाइलें बिखरी पड़ी हैं और वो अपनी कुर्सी पर अपना सर पकड़े बैठे हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अर्णव की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर शर्मा सामने देखता है। अर्णव को देखते ही वो हड़बड़ाते हुए खड़ा होकर उसे सैल्यूट करता है। जय हिंद सर। क्या बात है इंस्पेक्टर, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। सर आपका शक सही निकला। यहाँ तो मुझे बहुत सारे शक हो रहे हैं, उनमें से कौन सा शक सही निकला? सर वो सारी डेड बॉडीज वही है जिनकी मिसिंग कंप्लेन इंडिया के अलग अलग शहरों में दर्ज की गई है। जिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस का आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसका डायरेक्ट लिंक इस मर्डर केस से है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, हम तो सही रास्ते पर जा रहे हैं ना। सर परेशानी की बात यह है कि इस केस से शहर के सबसे पावरफुल इंसान का नाम जुड़ा है, मिस्टर यशवंत दीवान, और उस पर हाथ डालने का मतलब है शेर के मुंह में हाथ डालना। चाहे कोई क्रिमिनल कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। बस एक बार कोई बड़ा सबूत हाथ लग जाए, फिर यशवंत दीवान हो या कोई और, वो मुझसे नहीं बच पाएगा। सर आप समझ नहीं रहे हैं, यशवंत दीवान युवराज दीवान के पिता है। चाहे कुछ भी हो जाए युवराज दीवान किसी को भी उन तक नहीं पहुंचने देगा। क्यों, क्या युवराज दीवान इतना पावरफुल है? सर वो हिमाचल का सबसे पावरफुल इंसान है। यहाँ की इकोनॉमी से लेकर पॉलिटिक्स तक सब कुछ उसके कंट्रोल में है। हमें कोई ऐसा प्लान बनाना होगा कि क्रिमिनल को रंगे हाथों पकड़ा जा सके, फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। रात के 10 बजे थे। सुहानी, निशा और विवेक पुराने रोड पर खड़े थे। वो रोड बिल्कुल सुनसान थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला था। हमेशा की तरह वो जगह बहुत भयानक दिख रही थी। उन तीनों से कुछ ही दूरी पर विशिंग वेल था। विशिंग वेल को देखकर सुहानी को वहां हुए सारे इंसिडेंट्स एक के बाद एक याद आ रहे थे। उन इंसिडेंट्स के बारे में सोचते हुए सुहानी का डर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। यही हाल उसके साथ आए निशा और विवेक का भी था। यार, हिम्मत करके यहाँ तक तो आ गए हैं, लेकिन अब एक और कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही। मेरी भी। सुहानी हिम्मत करके उन दोनों से कहती है, चलो अब इससे पहले कोई और आ जाए, हमें सिंघानिया मेंशन में जाना होगा। वो तीनों धीरे धीरे विशिंग वेल की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन तीनों के हाथ में उनका मोबाइल था, जिसकी फ्लैश लाइट से वो अपने आसपास देख पा रहे थे। एक एक कदम विशिंग वेल की तरफ बढ़ाते हुए सुहानी को नेगेटिव एनर्जी बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उस विशिंग वेल को देखते हुए सुहानी अपने मन में कहती है, आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि वो साया इसी जगह पर लोगों का शिकार करता है। विशिंग वेल पार करके वो तीनों सिंघानिया मेंशन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही देर में वो तीनों सिंघानिया मेंशन के सामने खड़े थे। उस मेंशन का मेन गेट लगभग 20 फीट ऊंचा था, जो खुला हुआ था। देखने में वो गेट काफी डैमेज लग रहा था। सुहानी अपने दोस्तों के साथ गेट के अंदर जाती है।
अंदर जाकर अपने मोबाइल के फ्लैश से वो तीनों अपने आसपास देखते हैं। वो जगह किसी खंडर की तरह दिख रही थी। जमीन पर पेड़ की सूखी पत्तियां और धूल फैली हुई थी। मेन गेट और बंगले के बीच बहुत बड़ा स्पेस था। अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये नज़ारा बहुत डरावना था। निशा, सुहानी और विवेक बंगले के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। बंगले का दरवाजा किसी मजबूत लकड़ी का बना हुआ था, जिसका ऊपरी हिस्सा गोल था। उस दरवाजे पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। दरवाजे के पास पहुंचकर वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं। डर से उनका गला सूख रहा था और एक कदम भी आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। निशा, विवेक, तुम लोग रेडी हो ना? चले अंदर। अब और कोई रास्ता नहीं है और ना ही हम पीछे हट सकते हैं। हमें अंदर जाना ही होगा। आखिर क्या होगा आगे? क्या युवराज का डर सही था? क्या सिंघानिया मेंशन जाकर वो तीनों अपनी ही मौत की तरफ बढ़ रहे हैं? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।